साल था 1999। दिसंबर 24 तारीख को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू, नेपाल से दिल्ली, इंडिया के लिए एक रूटीन फ्लाइट ने शाम के आकाश में उड़ान भरी। उसमें 176 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय परिवार थे जो छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे, बेखबर इस बात से कि उनका यह सफर जल्द ही एक भयानक अनुभव में बदलने वाला है। एयरबस A300, जो कि मॉडर्न हवाई यात्रा का प्रतीक था, आतंक के एक घातक खेल का मोहरा बनने वाला था। फ्लाइट को कैप्टन देवी शरण उड़ा रहे थे, जो कि एक अनुभवी पायलट थे और उन्हें सालों का तजुर्बा था। वो अपने फर्स्ट ऑफिसर, को पायलट राजेंद्र कुमार और कैबिन क्रू के साथ सभी यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। जैसे ही प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, वैसे ही एक सामान्य स्थिति बन गई। यात्री अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। कुछ पियाच रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे और बच्चे खिड़कियों से नीचे सिमटती दुनिया को देख रहे थे। उड़ान भरे हुए अभी 50 मिनट ही हुए थे कि ये सामान्य स्थिति एकदम से बदल गई। 5 नौजवान, जिनके हाथों में पिस्तौल और ग्रेनेड थे, चिल्लाते हुए आयल में घुस आए। उनके चेहरे कट्टरता से भरे हुए थे। उन्होंने अपने हथियार लहराए और उनकी आवाजें पूरे विमान में गूंज उठी, जिससे शांति का माहौल एकदम से दहशत में बदल गया। अल्लाहू अकबर की चीखें हवा में गूंज उठीं, जिससे IC814 के हाईजैक होने की घोषणा हो गई। ये अपहरणकर्ता पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य थे और इन्होंने काठमांडू में एयरपोर्ट सुरक्षा को चकमा देकर अंदर घुसपैठ की थी। ये लोग विमान में इस इरादे से चढ़े थे कि वो यात्रियों को बंधक बनाकर भारत में कैद अपने साथियों की रिहाई के लिए सौदेबाजी करेंगे। उनके इरादे साफ थे, भारत के दिल में दहशत फैलाना और अपनी कुटिल विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मासूम लोगों की जिंदगी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। ये पांचों अपहरणकर्ता हालांकि उम्र में छोटे थे, लेकिन एक भयानक विचारधारा से प्रेरित थे। उनका नेता इब्राहिम अथार, जो कि लगभग 25 साल का था, US में एक अलग ही तरह का रौब था। उसके साथी सनी अहमद काजी, मिस्ट्री जहूर इब्राहिम, शकीर और यूसुफ नेपाली भी उतने ही दृढ़ थे। उनकी आंखों में कट्टरता और डर का एक अजीब सा मिश्रण दिखाई दे रहा था। हरकत उल मुजाहिदीन, जिस ग्रुप से ये सब संबंध रखते थे, हिंसा उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। 1980 के दशक में स्थापित सोवियत संघ के खिलाफ अफगान युद्ध से जुड़े इस ग्रुप का मकसद कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। IC814 का अपहरण कोई अचानक से की गई आतंकवादी घटना नहीं थी, बल्कि अपने मकसद को आगे बढ़ाने और भारत सरकार को एक कड़ा संदेश देने के लिए सोची समझी रणनीति थी। अपहरणकर्ताओं की क्रूरता उनके कामों से साफ दिखाई दे रही थी। वे सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को हथियारों के जोर पर विमान के पिछले हिस्से में ले गए। विमान के अंदर का माहौल दम घोंटने वाला था। डर, अनिश्चितता और बासी हवा की बदबू का मिश्रण। यात्री अपनी आजादी से वंचित एक दूसरे से सटे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। अपहरणकर्ताओं की मांगें बहुत जल्द ही सामने आ गई, जो कि बहुत ही स्पष्टता से रखी गई थी। उनका मुख्य उद्देश्य 3 कुख्यात आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर शेख की रिहाई, जो कि पिछले आतंकी घटनाओं में अपनी भूमिका के लिए भारतीय जेलों में बंद थे। उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी मांगें न मानने पर बंधकों को इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे ही हाईजैकर्स की मांगें विमान के तनावपूर्ण माहौल में गूंज उठीं, यात्री बस एक चमत्कार की उम्मीद कर सकते थे। दुबई में ईंधन भरने के बाद विमान एक बार फिर हवा में था, एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा था। अगला गंतव्य कंधार, अफगानिस्तान। हाईजैकर्स ने कंधार को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ चुना था। उस समय अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में था और हाईजैकर्स का मानना था कि तालिबान उन्हें सुरक्षित पनाह देगा और उनके उद्देश्य का समर्थन करेगा। विमान के अंदर का माहौल दम घुटने वाला था। डर, चिंता और हताशा की ठंडी हवा से भरा हुआ था। यात्री अपनी सीटों से चिपके रहे, कुछ चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, अन्य अपने पूरे अस्तित्व के साथ आशा को थामे हुए थे। फ्लाइट क्रू ने अपने डर के बावजूद शांति बनाए रखने की कोशिश की, यह जानते हुए कि उनका धैर्य जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। कंधार में उतरने पर बाहर का कठोर बंजर परिदृश्य उनके अलगाव की एक गंभीर याद दिलाता था। विमान सशस्त्र तालिबान लड़ाकों और टैंकों से घिरा हुआ था, जिसने पहले से ही भयावह स्थिति में आतंक की एक और परत जोड़ दी। हाईजैकर्स अपने परिवेश से उत्साहित होकर और भी मुखर हो गए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे नियंत्रण में थे।
विमान के स्थान के बारे में अब जागरूक भारत सरकार ने बातचीत शुरू करने के लिए हाथ पांव मारे। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और हर फैसले के गंभीर परिणाम हो सकते थे। IC-814 के यात्री और चालक दल ने खुद को न केवल हाईजैकर्स की दया पर पाया, बल्कि अफगानिस्तान के अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य की भी दया पर पाया। उनका भाग्य अधर में लटक गया क्योंकि दुनिया देखती रही एक ऐसे संकल्प की उम्मीद में जो उन्हें सुरक्षित घर वापस लाएगा। जैसे ही अपहरणकर्ताओं ने विमान पर कब्जा कर लिया, कैप्टन शारन को विमान का रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उनका असली मंजिल अब मायने नहीं रखता था। विमान अपहरणकर्ताओं के कब्जे में एक ऐसा पंछी बन गया था जो उनकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकता था। अपहरणकर्ताओं का पहला पड़ाव लाहौर, पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ने विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। लाहौर हवाई अड्डे के ऊपर यह तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। अपहरणकर्ताओं ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो बंधकों को मार डालेंगे, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही गया। ईंधन कम पड़ता जा रहा था और स्थिति और भी नाजुक होती जा रही थी। आखिरकार काफी समझौते और 100 से भी ज्यादा यात्रियों की जान दांव पर लगी होने के कारण पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी जिद छोड़ दी। विमान को ईंधन भरने की इजाजत दे दी गई, जो कि इस भयानक अनुभव के बीच एक छोटी सी राहत थी। लेकिन लाहौर उनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। अपहरणकर्ता पाकिस्तानी हस्तक्षेप से बचने के लिए कैप्टन शारन को फिर से उड़ान भरने का आदेश दिया। उनका अगला पड़ाव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। दुबई को चुनना एक रणनीति थी, एक तटस्थ जगह जहां अपहरणकर्ताओं को लगता था कि वो मजबूत स्थिति से बातचीत कर सकते हैं। दुबई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का एक व्यस्त केंद्र है, इंडियन एयरलाइंस की इस हाईजैक्ड फ्लाइट के आने से एकदम से चौकन्ना हो गया। विमान, जो कि आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक जीती जागती मिसाल था, टारमेक पर खड़ा था, डर और अनिश्चितता का प्रतीक। बातचीत शुरू हुई। यूएई के अधिकारी अपहरणकर्ताओं और भारतीय अधिकारियों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। अपहरणकर्ताओं की मांगें वही थीं, यात्रियों और चालक दल के जीवन के बदले में उनके साथियों की रिहाई। कंधार में कैद, डर और अनिश्चितता के दिन। दुबई में कुछ देर रुकने के बाद जहां कुछ महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया था, अपहरणकर्ताओं ने विमान को कंधार, अफगानिस्तान की ओर मोड़ दिया। तालिबान शासन के नियंत्रण वाला यह युद्धग्रस्त देश हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना था। कंधार का चुनाव कोई संयोग नहीं था। यह एक ऐसी जगह से काम करने के लिए एक सोची समझी चाल थी जहां वे भारतीय अधिकारियों की पहुंच से दूर सुरक्षित महसूस करते थे। कंधार का माहौल लाहौर और दुबई के शहरों से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ वीरानी थी, माहौल में तनाव था। थके हुए और डरे हुए यात्रियों को एक डिलैपिडेटेड टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ। उनकी यह परेशानी, जो एक अपहरण के रूप में शुरू हुई थी, अब एक बंधक स्थिति में बदल गई थी। उनका भाग्य अधर में लटका हुआ था। देखते ही देखते डर और अनिश्चितता के दिन बीतने लगे। अपने सम्मान से वंचित बंधक अपने अपहरणकर्ताओं के रहमो करम पर जी रहे थे। कट्टरता से भरे हुए अपहरणकर्ता इमारत में गश्त लगा रहे थे। उनके हथियार लगातार खतरा बने हुए थे। खाना और पानी बहुत कम था, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी और दम घुटने वाली गर्मी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। बंधक, जो कि भारतीय समाज का एक छोटा सा रूप थे, अपनी इस मुसीबत में एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अपनी कम होती जरूरत की चीजें एक दूसरे के साथ बांट रहे थे और उम्मीद की किरण को थामे हुए थे। दुनिया इस ड्रामा को कंधार में होते हुए देख रही थी। IC-814 का अपहरण एक वैश्विक खबर बन गई, जिसने सुर्खियां बटोरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। अपने नागरिकों की रिहाई के लिए भारी दबाव में भारत ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत खतरे से भरी थी। हर मांग एक संभावित जाल थी। मांगें और समय सीमा अपहरणकर्ताओं की अंतिम चेतावनी। कंधार की वीरान जमीन पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी अंतिम चेतावनी दी। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट थीं। 3 खूंखार आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद ज़ारगर और ओमर शेख की रिहाई, जो कि भारतीय जेलों में बंद थे। ये लोग पिछले आतंकी कार्यवाहियों में अपनी भूमिका के लिए कुख्यात थे और हरकत उल मुजाहिदीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। भारत सरकार ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। कठोर आतंकवादियों को रिहा करना ब्लैकमेल के आगे झुकने जैसा होगा, जो भविष्य में आतंकवाद के लिए एक खतरनाक उदाहरण पेश करेगा। फिर भी 170 से ज्यादा मासूम लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। बंधकों के परिवारों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों तरफ से दबाव बहुत ज्यादा था।
बातचीत तनावपूर्ण और लंबी चल रही थी। अपहरणकर्ता बेसब्र होते जा रहे थे और डराने धमकाने की नीति अपनाने लगे। उन्होंने समय सीमा तय कर दी और धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे बंधकों को मार डालेंगे। दुनिया ने दहशत से देखा जब रूपिन कटियाल, जो कि हनीमून पर गया एक नौजवान था, कि अपहरणकर्ताओं ने बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शरीर को टारमैक पर फेंक दिया, जो इस बात की एक भयानक याद दिलाता था कि क्या दांव पर लगा हुआ है। इस अकल्पनीय त्रासदी का सामना करते हुए भारत सरकार ने पर्दे के पीछे अथक प्रयास किया। कूटनीतिक चैनलों को सक्रिय किया गया, गुप्त बातचीत शुरू की गई और बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तालिबान शासन पर दबाव बनाया गया। यह समय से एक दौड़ थी, जिंदगियों को बचाने और अपहरण को एक विनाशकारी रूप लेने से रोकने का एक बेताब प्रयास था। IC-814 हाईजैक एक ऐसी घटना जिसने हवाई सुरक्षा को बदल दिया। दोस्तों, IC-814 हाईजैक एक ऐसी घटना थी जिसने हवाई सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर में गहरे निशान छोड़े। इस दुखद घटना के बाद कई बड़े बदलाव हुए, जिसका असर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर पड़ा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस घटना के बाद भारतीय हवाई अड्डों और विमानों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यात्रियों की सख्त जांच और सुरक्षा के मजबूत नियम लागू किए गए। स्काई मार्शल भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए फ्लाइट्स पर स्काई मार्शल तैनात किए गए, जो किसी भी खतरे के खिलाफ पहली सुरक्षा पंक्ति की तरह काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस हाईजैक ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बुरा असर डाला, क्योंकि पाकिस्तान पर हाईजैकर्स को मदद देने का शक था। तालिबान से संबंध। इस घटना में तालिबान का हाथ होने से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते भी बिगड़ गए, जिससे क्षेत्रीय राजनीति और भी पेचीदा हो गई। कानूनी कार्रवाई, जांच और मुकदमे। भारतीय अधिकारियों ने पूरी जांच की, जिससे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ मुख्य साजिशकर्ता और हाईजैकर्स खुद अभी भी फरार हैं। आतंकवाद विरोधी कानून। इस हाईजैक के जवाब में भारत ने अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। जनता का गुस्सा। इस हाईजैक से लोगों में बहुत गुस्सा और डर पैदा हुआ। सरकार ने इस स्थिति को कैसे संभाला, उसकी भी बहुत आलोचना हुई। मीडिया का कवरेज। मीडिया ने इस घटना को बड़े पैमाने पर दिखाया, जिससे लोगों में जागरूकता आई और सरकार पर जल्दी कदम उठाने का दबाव बना। सांस्कृतिक प्रभाव। डॉक्यूमेंट्री और सीरीज। IC-814 हाईजैक से प्रेरित होकर कई डॉक्यूमेंट्री और सीरीज बनी है, जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक। इससे यह कहानी और इसके सबक कभी भुलाए नहीं जाएंगे। ये सभी असर मिलकर IC-814 हाईजैक की विरासत को परिभाषित करते हैं। यह घटना हवाई सुरक्षा की कमजोरियों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में लगातार सतर्क रहने और बदलाव करने की जरूरत की एक कड़वी याद दिलाती है।